हेलो साथियों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ओरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ज़बान के मुताल्लिक पूछे गए सीटेट के पिछले कुछ सालों में सभी मारूजी सवालात, यानी जो हम पिछले 7 दिनों में पढ़े हुए हैं। आज 8वां दिन है। पिछले 7 दिनों में जो भी टॉपिक को हमने कवर किया है, उसके मुतालिक जो पिछले सीटेट में पूछे गए सवालात हैं, आज इस वीडियो में उसी को देखने वाले हैं। जो नए साथी अभी-अभी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि हमने सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कराने के लिए उसमें उर्दू का एक बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें आपको फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। वहां से आपको हर बैच की फ्री नोट्स मिल जा रही है। तो चलिए आज के क्लास में देखने वाले हैं कि हमने क्या पढ़ा है और क्या हासिल किया है। सवाल नंबर 1 क्या है? ज़बान को कितने हिस्से में तक़सीम किया गया है? ज़बान को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है? पहला हिस्सा क्या है? 4, यानी पहला ऑप्शन क्या है? 4 और 5, 3 और 2। जल्दी बताइए आप क्या पढ़े थे? ज़बान को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है? पहले 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया है या फिर 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है या फिर 3 हिस्सों में या फिर 2 हिस्सों में? तो हमने देखा था कि ज़बान को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। कौन-कौन? एक आवाज़ों की ज़बान देखी थी, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान और तीसरा वाला क्या देखे थे? तीसरा वाला ये देखे थे आवाज़ों की, अलामतों की और इशारों की ज़बान, इशारों की। ठीक है? ये 3 ज़बान हमने देखा था। 3 ज़बान को हम खोजे थे कि 3 ज़बान के ज़बान की कितनी किस्में होती हैं। तो 3 किस्मों में ज़बान को बाँटा गया है। पहला क्या हो गया? आवाज़ों की ज़बान, दूसरा अलामतों की ज़बान और तीसरा इशारों की ज़बान। इशारों की ज़बान में क्या होता है? जब हम ज़बान कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ लिखते नहीं हैं, तो इशारा करके बताते हैं। इशारों की और अलामतों की ज़बान में क्या होता है? जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखकर आप पढ़कर जान सकती हैं। ये आपकी अलामतों की ज़बान हो गई और जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपकी आवाज़ों की ज़बान हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं। तो हमने कितने देखे थे? ज़बान के कितने अक़साम होते हैं? ज़बान के 3 होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ आ गया आपको? अगर कोई कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? मादरी ज़बान और मियारी ज़बान से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला क्या है कि मादरी ज़बान आपने क्या देखा था और मियारी ज़बान के बारे में आपने क्या समझा था? तो मादरी ज़बान और मियारी ज़बान से आप क्या समझते हैं? मादरी ज़बान और मियारी ज़बान दोनों को बच्चा फ़ितरी तौर पर हासिल करता है। मादरी ज़बान और मियारी ज़बान दोनों को बच्चा फ़ितरी तौर पर हासिल करता है। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। मादरी ज़बान आस-पास के माहौल से सीखता है और मियारी ज़बान दरसगाह से। सही है? मादरी ज़बान सीखने के लिए उसूलों की पाबंदी करता है और मियारी के लिए नहीं करता। और डी वाला क्या कह रहा है? पहला और दूसरा, यानी मादरी ज़बान और अम, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। जल्दी बताइए कि कौन-सा ऑप्शन सही है? तो पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? मादरी ज़बान और मियारी ज़बान दोनों को बच्चा फ़ितरी तौर पर हासिल करता है। तो मादरी ज़बान को तो फ़ितरी तौर पर हासिल करता है, लेकिन मियारी ज़बान तो दरसगाह से यानी स्कूल से सीखेगा ना। उसकी मियारी ज़बान दूसरी ज़बान होती है। मादरी ज़बान जो अपने आप ही सीख लेते हैं। मियारी ज़बान यानी जिसके लिए हमको उस्ताद की ज़रूरत पड़े, जिसके लिए क्लास की ज़रूरत पड़े, वही तो हमारी मियारी ज़बान है। तो ये तो पहला सीधा-सीधा गलत हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। मादरी ज़बान आस-पास के माहौल से सीखता है। हाँ, ये कह सकते हो आस-पास के माहौल से मादरी ज़बान सीख लेता है और मियारी ज़बान दरसगाह में। हाँ, ये भी सही है। मियारी ज़बान स्कूल से सीखता है। उसके बाद सी वाला क्या है? मादरी ज़बान सीखने के लिए उसूलों की पाबंदी करता है। मादरी ज़बान सीखने के लिए उसूलों की पाबंदी, वो तो मियारी ज़बान के लिए होती है ना। तो तीसरा वाला भी गलत है और चौथा तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें पहला वाला आ गया था। ये बोला पहला और दूसरा, यानी ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, तो सही आपका यही हो गया। ठीक है? समझ में आ गया? हमने मादरी ज़बान में क्या पढ़ा था? मादरी ज़बान ये फ़ितरती होती है, ये अपने आप ही आ जाती है। मियारी ज़बान हमको जाना पड़ता है लाने उसको, यानी सीखने जाना पड़ता है। दरसगाह में, स्कूल में, मकतब में, मदारिस में, ये सब जाना पड़ता है। ठीक है? सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? हिंदुस्तानी आईन में किस आर्टिकल के मुताबिक बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक है? जल्दी बताइए। हिंदुस्तानी आईन यानी संविधान में किस आर्टिकल के मुताबिक बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का
हक है। 350A, 350B, 343A इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या देखा था, 343A तो डायरेक्ट हिंदी आ जाएगी, ये तो हिंदी हो गई ना। फिर 343A में हिंदी को बताया, हिंदी को सरकारी जबान की दर्जा हासिल है, सरकारी जबान का दर्जा हासिल है हिंदी को 343A में। और 350B तो कुछ इससे रिलेटेड है ही नहीं। 350A क्या है, 350A में ही हमने ये देखा था कि मादरी जबान को हम देख सकते हैं, मादरी जबान में हम अपने बच्चों की तालीम करने का हक मादरी जबान में हमको 350A ही देता है। आर्टिकल नंबर 350A हमको मादरी जबान। और इंग्लिश जबान को क्या कहता है, इंग्लिश जबान 343B कहता है। ये जो 343A जो है वो हिंदी के लिए हो गया, 343B क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश के लिए हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि हक तालीम एक्ट कब अमल में लाया गया, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। बहुत बार आपको एकदम चिल्ला चिल्ला कर इस एक्ट के बारे में बताया गया था कि ये जरूर पूछता है, और पूछ लिया गया है। देख लीजिए, इस तरह से सवाल बनता है कि हक तालीम एक्ट, वहां आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट ऐसे नहीं लिखा रहेगा, वो खाली हक तालीम एक्ट दे देगा और कब अमल में लाया गया, यानी इसको कब लागू किया गया है, ऐसे कह सकते हो। तो हक तालीम एक्ट 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया, 1 जनवरी 2009 को, 1 जून 2008 को, 1 अप्रैल 2009 को। जल्दी बताइए। 1 अप्रैल 2008 को, 1 जनवरी 2009 को, 1 जून 2008 को, 1 अप्रैल 2009 को। तो हमने क्या देखा था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो क्या है, वो कब लागू किया गया था, वो 1 अप्रैल 2009 को लागू किया गया था। और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत हर बच्चा अपनी मादरी जबान अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल कर सकता है। यानी अगर वो हिंदी उसकी मादरी जबान है तो हिंदी में हासिल कर सकता है, उर्दू मादरी जबान है तो उर्दू में, इंग्लिश मादरी जबान है तो इंग्लिश में, पंजाबी मादरी जबान है तो पंजाबी में वो अपनी तालीम को हासिल कर सकता है। ये हक कौन देता है हमको, ये हक हमको देता है 1 अप्रैल 2009 में जो आया था, वो लागू किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये हमको देता है। 350A देता है, NCF 2005 देता है। ये सब हमको क्या देते हैं, हमको हक देते हैं कि हम अपने बच्चों की तालीम अपनी मादरी जबान में कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए आप। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, एक 8 साल का बच्चा अपने वालिदैन के साथ बिहार से मुंबई मुंतकिल होता है, यानी मुंतकिल मतलब ट्रांसफर कह सकते हो, या वो बसता है जाकर। एक 8 साल का बच्चा अपने वालिदैन के साथ, बिहार का बच्चा है, वो बम्बई जाता है यानी मुंबई जाता है। अब वो लोग वहीं पर रहने लगते हैं, ठीक है। ये बिहार का लड़का था, लेकिन वहां पर जाकर वो लोग मुंतकिल हो गए, या वो लोग बस गए वहां पर जाकर। और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। वो स्कूल में क्या करता है, स्कूल जब वहां पर गए वो संस्कृत सीखता है, अंग्रेजी सीखता है। ये दोनों लैंग्वेज जो है वो स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। पढ़ना और सीखना ये सब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरफ इशारा किया जा रहा है आपको, है ना। तो हिंदी सीखता है, हिंदी सीखता है, संस्कृत सीखता है और अंग्रेजी सीखता है, ठीक है। यानी मादरी जबान उसकी हिंदी हो सकता है ना हो। आगे देखते हैं। अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी जबान बहुत अच्छे से सीख लेता है। आप देखिए कि मराठी जबान वो यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख ले रहा है। मराठी सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी उसकी जबान हो सकता है बिहारी हो, बिहार से आया हो, तो बघेली जो बिहार की जबान है, बोली है, वो हो सकता है वैसे बोल रहा हो, बिहारी जबान का इस्तेमाल कर रहा हो। स्कूल में वो हिंदी सीख रहा है, संस्कृत सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है। उसके बाद जब वो बम्बई गया, महाराष्ट्र चला गया, तो वो मराठी बोलना शुरू कर दिया, यानी अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से सीख करके वो बोलना शुरू कर दिया। जल्दी बताइए कि मराठी सीखने के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या ये सोचते हैं कि ये ज़बान का हुसूल है, ज़बान की आमोजिश है, ज़बान का ताउन है, या खामे मवाद का मफरूज़ा है? क्या सोचते हैं आप? तो ज़बान का हुसूल क्या होता है, जो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है। हम जो दखल नहीं करते हैं, कोई इस चीज़ में दखल नहीं रहता है, यानी स्कूल का कोई दखल नहीं, और
टीचर नहीं रहते, ये हमारे ज़बान का उसूल हो गया, ज़बान की आमोज़िश जो बाद में हम सीखते हैं जहाँ पर टीचर असातिज़ा रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या है ताउन मतलब होता है सम्मिलित करना या रामा करना, जारी करना, खामी मवाद मफ़रूज़ा ये अलग चीज़ है। तो क्या है कि आपको ज़बान का हुसूल में बताना है और ज़बान की आमोज़िश में बताना है, यही 2 चीज़ में आपको आंसर देना है इसका। तो बताइए ए सही है या बी सही है? क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार फिर से कि एक 8 साल का बच्चा है, यानी छोटा ही बच्चा है, वो अपने वालिदैन के साथ जाता है, यानी अपनी मम्मी-पापा के साथ जाता है, बिहार से मुंबई मुंबई रहने लगता है और वो स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी सीखता है और अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी ज़बान बहुत अच्छे से सीख लेता है। मराठी सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे? तो मराठी में वो ना तो स्कूल का इस्तेमाल किया है, ना तो असातिज़ा का इस्तेमाल किया है, ना तो कोई किताब का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या हो जाएगी ज़बान की तहसील हो जाएगी यानी ज़बान का हुसूल हो जाएगा। यही आंसर आपका सही है और ये उर्दू 2021 में जनवरी 2021 का ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 है बच्चों में मादरी ज़बान के फ़रोग को अमूमन समझा जाता है, यानी मादरी ज़बान को फ़रोग कि मादरी ज़बान के फ़रोग को अमूमन समझा जाता है। क्या समझा जाता है? किस तरह से मादरी ज़बान को फ़रोग मिला यानी मादरी ज़बान कैसे बच्चा सीख पाया है? तो वो क्या है ज़बान के हुसूल, ज़बान की आमोज़िश, ज़बान का इंतज़ाम, उसके बाद मुजरिद ज़बान का फ़रोग तो ये भी वही हो जाएगा, ज़बान का हुसूल हो जाएगा क्योंकि मादरी ज़बान हमेशा हुसूल रहेगी, तहज़ीब रहेगी और इक्तिसाब रहेगी। यही मादरी ज़बान के पीछे नाम याद कर लफ्ज़ याद कर लीजिए। उसके बाद 7वें नंबर पर क्या देखते हैं सवाल क्या है? 7वें नंबर पर है ज़बान की आमोज़िश के हवाले से कौन-सा बयान दुरुस्त है? ज़बान की आमोज़िश के हवाले से कौन-सा बयान दुरुस्त है? जल्दी बताइए। अलिफ़ यानी पहला क्या है? अच्छा इसमें ऐसे करके हाँ, ये इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपको कि आप हद हद से ज़्यादा इसमें इस वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए तो कन्फ्यूज़न की कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है कि कन्फ्यूज़ रहें। तो अलिफ़ में ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार अ, ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार, आमोज़गार यानी सीखने वाला, आमोज़गार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम अल्फ़ाज़ के मानी जानता है। यानी जो वो पढ़ रहा है, यानी हम इंग्लिश ज़बान को सीखने गए हैं, इंग्लिश अ, सीखने गए हुए हैं, इंग्लिश ज़बान के जितने भी वर्ड हैं, सबकी हम मानी जान रहे हैं। यानी बॉय मीन्स लड़का और गर्ल मीन्स लड़की, टॉय मीन्स खिलौना, ये सब पूरी चीज़ हम जान रहे हैं, ठीक है? ये एक हो गया। ये ज़बान की आमोज़िश होती है। हाँ, ज़बान की आमोज़िश से कौन-सा बयान दुरुस्त है, यानी जो यहाँ पर बताया गया है, चारों बताया गया है, इसमें से आप किसको सबसे अच्छा मानते हैं, ठीक है? कौन-सा आपको बेहतर लग रहा है, यही इसमें बताना है। पहला तो देख लिए, दूसरा वाला देख लेते हैं कि ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार पढ़े हुए मतन के मानी और मफ़हूम और ख़यालात समझाता है। ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार, जो एक अच्छा सीखने वाला रहेगा, वो मतन के मानी भी जानेगा, मफ़हूम भी जानेगा और ख़यालात भी समझता रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो किस ख़याल से बोला गया है। ज़बान के मुतालिक जितनी भी ख़यालात रहेंगे, मानी रहेंगे, मफ़हूम रहेंगे, वो सब के सब जानेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है? तीसरा, चौथा भी देख लेते हैं, उसके बाद अपना फ़ैसला करते हैं। जिम वाला क्या है ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार ज़बान के सभी, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, सभी रहेगा, सभी उसूल जानता है। अच्छा, मतलब जो वसूल नहीं जान रहेगा वो ज़बान का आमोज़गार नहीं होगा। जो वसूल नहीं जानता है, वो आमोज़िश नहीं कर सकता ज़बान की। तो अभी यहाँ पर हम क्या देख कर रहे हैं, तो ये 8 साल का बच्चा ये किसको क्या कर रहा था? ये तो मराठी तो कुछ जान नहीं रहा है, फिर भी ये तो ज़बान को सीख जाता है। अगर ज़बान के वसूल उसूल जानकर ही हर चीज़ ज़बान सीखी जा सकती है, तो फिर वहाँ पर कैसे हमने ये डिसाइड कर लिया? तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो सकता है, गलत हो गया कि ज़बान के एक अच्छा आमोज़गार ज़बान को सभी उसूल समझता है। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार ज़बान के सभी उसूल समझता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, हाँ। ज़बान के सभी उसूल नहीं समझता है, यहाँ पर ये होना चाहिए था आई थिंक। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ज़बान के एक अच्छे आमोज़गार को ज़बान के सारे उसूल जानने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ठीक है, ये भी सही है। तो कौन-कौन से सही है? अलिफ क्या था? ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम अल्फ़ाज़ की मानी जानता है। इस खाली मानी जानकर कोई अच्छा आमोज़गार नहीं हो जाता। ख़यालात को जान रहा है, ये सही है।
उसके बाद बे और दाल। जिम का एक अच्छा आमुज़गार ज़बान के सभी उसूल जानता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सब उसूल जाने तभी वो अच्छा आमुज़गार होगा। अगर उसूल नहीं भी जान रहा हो, तो वो जैसे यहाँ पर देखे थे हम, मराठी ये जान गया है लेकिन उसूल नहीं जान रहा, तो भी उसको ज़बान सीख सकता है वो, ज़रूरी नहीं है कि हर उसूल को जाने, ठीक है? उसमें ये चीज़ आ गई है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था लेकिन वो दूर हो गया कि ज़बान का एक अच्छा आमुज़गार ज़बान के सभी उसूल समझता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ज़बान के एक अच्छे आमुज़गार को ज़बान के सारे उसूल जानने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी हर उसूल अगर ना जाने फिर भी वो अच्छा आमुज़गार हो सकता है, अच्छा सीखने वाला हो सकता है, अच्छी ज़बान को खाली सुन-सुन कर के वो लोगों से, माहौल से वो बोलना शुरू कर देगा, अच्छी ज़बान बोलना शुरू कर देगा और वो क्या करेगा, मानी, मफ़हूम और ख़यालात को समझता भी है। तो बे और दाल किस में है, वही ऑप्शन सही रहेगा। ए वाले में अलिफ और बे है, यानी ये वाला तो गलत ही है। उसके बाद बे और जीम, ये वाला जीम वाला भी गलत है। तो जीम और दाल ये भी गलत ही है। बे और दाल, बे और दाल, यही सही है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 8, अगर कोई बच्चा मादरी ज़बान बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो? अगर बहुत बच्चा मतलब कहने का मतलब इस इनके ये है कि बच्चा मादरी ज़बान बहुत अच्छा जान रहा हो, तो वो क्या कर सकता है? अगर बहुत एक बच्चा अपने मादरी ज़बान को बहुत अच्छी तरह से जान रहा हो, तो वो बहुत सी ज़बानों में लिख पढ़ सकता है। हाँ, लिख पढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो मादरी ज़बान बहुत अच्छी बोल रहा हो, वो लिख भी रहा हो, पढ़ भी रहा हो, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग मौजूद हैं, जो बोल तो ले रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन सही नहीं होगा, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है, लेकिन मादरी ज़बान में नहीं लिख सकता। ये क्या बात हुई? अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले रहा है, तो वो लिखना फिर आप इंग्लिश में लिखाइए, हिंदी में लिखाइए, कुछ भी लैंग्वेज में लिखाइए, है ना? कोई कोई भी ज़बान में लिखाइए आप, ये भी गलत है, तो फिर ये भी गलत है। उसके बाद पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल करता है। आगे वाला देख लेते हैं, पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मुंतकिल नहीं कर सकता। ये चीज़ चौथा वाला गलत है। चौथा वाला गलत कैसे है कि पढ़ने की महारत जो वो पढ़ रहा है, उसको दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मतलब दूसरी ज़बान को सीखने में मुंतकिल नहीं कर सकता, यानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब कैसे नहीं इस्तेमाल कर सकता? जैसे उस दिन हमने क्या समझा था, एक लड़का है और हम एक टीचर हैं, ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि देखो ये लड़का है, इसको क्या कहते हैं, बॉय, बॉय कहते हैं। इसको दिखाकर बता दिए कि ये देखिए बॉय है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम कोई रख देते हैं, जैसे मोहसिन रख दिए इसका नाम, चलो एम एम रख दिए, एम, इसका नाम एम रख दिए। और हमने कहा कि ये जो एम है, ये बॉय है। तो यहाँ पर जो बच्चे बैठे रहेंगे वो कहेंगे अरे सर, सिर्फ यही बॉय है, मतलब जो ये एम नाम का लड़का है वो बॉय है, बाकी हम लोग बॉय नहीं, है ना? वो ऐसे सोचेंगे। कोई लड़की को दिखा दिए तो उसको बोल देंगे कि ये गर्ल है, तो लोग बोलेंगे, सिर्फ सोचेंगे, बच्चे सोच सकते हैं कि अरे ये तो सिर्फ वही एक ही गर्ल है। लेकिन हम अपनी ज़बान से भी सीखते हैं। हमने अपनी मादरी ज़बान में क्या देखा, ये लड़का है और ये जो लड़की रहेंगे, जिनके बाल वाल ऐसे रहेंगे, वो सब लड़की रहेंगे और ये लड़का है। अब बच्चे को जब बताया जाएगा BOY, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का होता है, तो हम सब बच्चे तुरंत जान जाएंगे कि अरे हम लोग बच्चे हैं, यानी हम लोग लड़के हैं, और जिनके बाल वाल बड़े रहते हैं वो लड़की होती हैं, यानी गर्ल होती हैं। तो वो जान जाएंगे, बॉय और गर्ल तुरंत पहचान जाएंगे। लेकिन हम अगर सिर्फ बॉय को दिखा देंगे, हम उसको पिछली जबान से जोड़े ही नहीं, यानी उसकी मादरी जबान से जोड़कर हम उसको पढ़ाए ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो समझ लेंगे बॉय सिर्फ एक ही लड़का रहता है, गर्ल सिर्फ एक ही लड़की रहती है ना? ऐसा वो समझ सकते हैं। तो हम उसकी ज़बान से, यानी उसकी मादरी ज़बान से ही जोड़कर उसको समझाए, तो उसको तुरंत समझ में आ गया। तो ये क्या है, मुंतकिल नहीं कर सकता, तो ये गलत है, क्योंकि अगर कोई भी पढ़ने जाएगा तो वो अपनी ज़बान को साथ लेकर जाएगा और उसी से मिला कर सीखेगा। तो पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, जब बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं, जब कोई बच्चा छोटा है और वो स्कूल गया है, तो उस वक्त वो अपनी मादरी जबान अच्छे से बोलते हैं, यानी जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपनी मादरी जबान बहुत अच्छे से बोलते हैं। इससे मालूम ये होता है कि वो
क्या करते हैं? वो जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाता है। अच्छा, उस ज़बान को, उस ज़बान की और चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो बच्चे जो होते हैं, इसकी ज़बान की सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो मादरी ज़बान है वो हाँ, इस ज़बान की, यानी जो उनकी उसकी मादरी ज़बान है, उसकी और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है, अगर हम मादरी ज़बान अच्छी तरह से नहीं जान रहे हैं या खाली जान रहे हैं पूरी तरीके से, मुकम्मल उसके मानी-वानी नहीं जान रहे हैं, वर्ड्स मीनिंग नहीं जान रहे हैं, तो फिर हमको अपनी ज़बान भी सीखने की ज़रूरत है। जैसे आप उर्दू जान रहे हैं, तो उर्दू में ये सब चीज़ आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। आप खाली अपनी मादरी ज़बान है, तो आपको सीखने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। यानी ये वाला ऑप्शन तो सीधे-सीधे गलत हो जाएगा। कम से कम एक ज़बान और उसके इस्तेमाल को जानते हैं। हाँ, कम से कम यानी कम से अज़्म इस होता है इससे। हम अपनी टीम को बोलते हैं कि जितना सरल लफ़्ज़ हो पाए इस्तेमाल करने के लिए उतना इस्तेमाल करें, लेकिन कर देते हैं। ख़ैर, कम से कम एक ज़बान और उसके इस्तेमाल को जानते हैं। एक ज़बान और उसके इस्तेमाल को जानते हैं। उसके बाद क्या है, एक ज़बान के तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, यानी अब आप उर्दू जान रहे हैं और आप उर्दू मत पढ़िए, चले जाइए। आप तो उर्दू जान ही रहे हैं, तभी तो आप सीटेट में उर्दू ले रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आप जान रहे हैं, चले जाइए, मत पढ़िए। नहीं जान रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मुकम्मल नहीं जान रहे हैं। आप सिर्फ़ अपनी अपने मतलब की ज़बान जान रहे हैं, यानी जिससे आपको रहन-सहन में जो दिक्कतें ना हो, या ज रहने सहन रहन क कहीं भी रह रहे हैं, आपको जितनी ज़बान के इस्तेमाल हो रहा है, आप सिर्फ़ उतनी ज़बान को जान रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं जान रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं पढ़े हुए हैं, है ना? तो क्या है, इसमें भी बहुत अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं। ये सब चीज़ कहने का मतलब ये है, जो अल्फ़ाज़ इसमें आते हैं, वो सब चीज़ नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत हो रही है उर्दू ज़बान को, है ना? तो क्या है, एक ज़बान के तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख चुके हैं, हमेशा ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे। कम से कम एक ज़बान और उसके इस्तेमाल को जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, एक ज़बान और उसके इस्तेमाल को जानते हैं, क्योंकि मादरी ज़बान जान रहे हैं, मादरी ज़बान का इस्तेमाल करके ही वो यहाँ पर आएँगे, पढ़ेंगे। वो जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाता है। भई, अगर कोई लड़का दाखिला लिया है, ऊपर देख लीजिए, पहली बार वो स्कूल जा रहा है, वो कहाँ से जान जाएगा पढ़ना-लिखना कैसे जानते हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि मम्मी-पापा घर पर पढ़ा कर भेजें, तो वो उसमें नहीं गिना जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन को नहीं गिना जाएगा। इसमें मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि अगर मम्मी-पापा पहले ही पढ़ा-लिखा कर भेजें, तो पढ़ा-लिखाने का मतलब ये है कि वो जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाता है। ये आप दर्सगाहों से सीखेंगे, यहाँ पर इसको रेफ़र ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है? तो इस ज़बान को और चीज़ों को सीखने उसको इस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है। एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं, नहीं, हमेशा सीखते रहते हैं। कम से कम एक ज़बान और उसके इस्तेमाल को जानते हैं, बिल्कुल सही है, यही आपका नंबर 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहते हैं? ज़बान की आमोज़िश में से दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है? यानी जो ज़बान की आमोज़िश होती है, आप नीचे देखिए, और कौन सबसे कम, किसका इस्तेमाल सबसे कम होता है ज़बान की आमोज़िश करने में? यानी ज़बान को हासिल करने के लिए, जो हम सीखते हैं, ज़बान को सीखने के लिए सबसे कम अहमियत का हामिल कौन है? सबसे कम हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना। अरे! ठीक है, ये हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। कवायद के मशकों का बगौर मश्क करना, ये आगे देखते हैं। किसी ज़बान में अख़बारात का मुतालिया करना, हाँ, ये सही है, अख़बार का जितना पढ़ोगे आप, उतना अच्छी ज़बान होगी, आप उतनी ज़बान को सीखोगे, क्योंकि अख़बार में नए-नए अल्फ़ाज़ आते रहते हैं। किताबों का मुतालिया करना, किताबों का मुतालिया करोगे, ज़बान अच्छी होगी, आमोज़िश होगी ज़बान की। तो आप क्या समझे कि ये वाला भी सही है? यानी इसमें पूछा है, हामिल सबसे कम हामिल अहमियत का हामिल है। तो हामिल तो कौन को सबसे पहले देख लेते हैं, हामिल कौन-कौन है? तो सबसे ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना, सुनकर बोलोगे, आपकी ज़बान अच्छी होगी, आपको ज़बान पर पकड़ होगी। किसी ज़बान में अख़बारात का मुतालिया करना, हाँ, ये भी अच्छा हो जाएगा, किताबों का मुतालिया करना, इससे भी आपकी ज़बान अच्छी होगी। कवायद के मशकों को बगौर मश्क करना, इससे आपकी ज़बान की आमोज़िश तो होगी, लेकिन ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है, तो बेहतर ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा को पीछे नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे,
और उसका इस्तेमाल करोगे। जैसे इंग्लिश बोलने जाओगे तो बोलेंगे कि अपने एरिया में रहो, इस ऐसे वातावरण में रहो कि जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलें, यानी जो 4 लोगों से इंग्लिश में बात करते रहो या अपने से इंग्लिश में बात करो, ये तो बोलेंगे। इसी ज़बान में अखबार का मुतालिया, ये बहुत अच्छी बात है, अखबार पढ़ने भी चाहिए और इससे आपकी ज़बान भी अच्छी होगी। किताबों का मुतालिया, किताबों को पीछे नहीं रख सकते। हाँ, ये अलग चीज़ है, सीडीपी में इसको महत्व नहीं दिया जाता है किताबों को, वो अलग ही मैटर है। तो किताबों के मुतालिया से ज़बान अच्छी होती है, ठीक है? ज़बान अच्छी होती है। जो कवायद के मशकों को बगौर मश्क करना, इससे आपकी ज़बान नहीं होगी। आप मश्क करने का मतलब ये है ना कि मश्क करने का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मश्क करने का मतलब ये है जैसे कोई लड़का बोल दिया, जैसे लइका बोल दिया लड़का, लड़का का लइका बोल दिया, लइका। तो अब उसको टीचर क्या कहेंगे? यही मश्क कर डालो। जैसे यहाँ पर लिखेगा लड़का, 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 है ना? इस तरह से इसको बोलते हैं मश्क करना, बार-बार दोहराना, बार-बार एक ही चीज़ को दोहराना, इसी को मश्क कहा जाता है। तो इससे ज़बान अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर कम अहमियत हासिल किसको है? मश्क करने को है। अगर लोग ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा सुनेंगे, किसी ज़बान को अखबार में पढ़ेंगे तो और समझेंगे, किताबों का मुतालिया करेंगे तो और समझेंगे, तो सबसे कम जो आएगा वो दूसरे नंबर पर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 11, मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोदिश में तालिबे इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल, यानी मुख्तलिफ यानी अलग-अलग। आप कोई और मज़ामीन पढ़ा रहे हैं, यानी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश की आमोदिश में तालिबे इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल क्या हो रहा है? अभी पिछले वाले जैसे पढ़ कर आए हुए हैं ना, क्वेश्चन हल करके आए हुए हैं, वही वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पर दोहरा दिया गया है, खाली आपको लफ्ज़ से खेल गया, आपको ज़बान से खेल गया है ये बस, ठीक है? थ्योरी वही है। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप, इंग्लिश में मादरी ज़बान का किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे? बच्चा इंग्लिश सीखने आया है, इंग्लिश वो हिंदी जान रहा है या उर्दू जान रहा है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? बेहतर आमोदिश में माऊन होगा, यानी जो मादरी ज़बान है वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा उसका, या फिर दूसरी ज़बानों और मज़ामीन की आमोदिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है। दूसरी ज़बान जो आपकी मादरी ज़बान रहेगी वो आप कुछ और, जैसे इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, आप उर्दू को लेकर जा रहे हैं, तो उर्दू आपको रुकावट पैदा करेगी, तो ये देखते ही ख़त्म कर दो इसको। दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मख़ल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अंग्रेज़ी के क्लासरूम में इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। बच्चे के अकॉर्डिंग आप चलेंगे और मादरी ज़बान से सिखाएँगे तो वो बेहतर समझ पाएगा, वरना वही होगा जो अभी समझाए थे आपको कि एक लड़का को अगर दिखाकर बता देंगे ये बॉय है, तो वो सभी सिर्फ़ वो उसी एक बच्चे को समझ जाएगा कि वो बॉय है। तो आपका बेहतर आमोज़िश में माऊन होगा, यानी बेहतर आमोज़िश करने में, आमोज़िश को बेहतर बनाने में ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वो मादरी ज़बान अपने घर से लेकर आएगा। अगली अगला सवाल, माँ-बाप बच्चों के ज़रिए बोले जाने वाले पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं? बताइए। जैसे देखिए, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके मम्मी-पापा उसके पास वो रहता है और वो कुछ बोलता है, बोलने में कुछ गलती कर दे रहा है, तो उसके मम्मी-पापा उसको क्या सुधार रहे हैं, किस तरह से तुमको बोलना चाहिए, ये कहाँ स किस चीज़ में आएगा? कवायद के मुताल्लिक आएगा, तो अभी तो ये बता दिया गया आपको, स्कूल तो जाएगा नहीं। जुमला से मुताल्लिक आएगा, हाँ, ये हो सकता है। सेहत से मुताल्लिक, कहाँ से सेहत के मुताल्लिक आ जाएगा? तक़लीद या नक़ल के मुताल्लिक, यही सही है। तक़लीद या नक़ल के मुताल्लिक, क्योंकि उस टाइम बच्चा सिर्फ़ नक़ल करके ही सीखता है और नक़ल करने का ढंग उसको और बेहतर हो जाएगा जब उसके मम्मी-पापा बताएँगे कि जो कल हमने अल्फ़ाज़ को बोला था वो सही से तुम सुन नहीं पाए थे, इसी वज़ह से आज तुम गलत बोल रहे हो। तो वो अगली बार से क्या करेगा? अगली बार से और अच्छा सुनने की कोशिश करेगा, तो नक़ल करने की कोशिश करेगा, तो वही है तक़लीद या नक़ल के मुताल्लिक। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सवाल नंबर 13, ज़बान सीखने की रस्मी तरीकों में दर्ज झेल में से क्या शामिल नहीं है? यानी ज़बान जब आप सीखने जा रहे हैं, यानी ज़बान की आमोदिश करने जा रहे हैं, तो उसकी जो रस्मी तरीका है, जो आपको बताया गया था कल की वीडियो में, अलिफ पहले पढ़ाया जाएगा, अलिफ बे, उसके बाद एक-एक वर्ड को जोड़कर पढ़ाया जाएगा, फिर उसकी मीनिंग बताई जाएगी, फिर उसका ग्रामर पढ़ाया जाएगा और फिर बोलना शुरू करेंगे आप, रवानी आएगी, फिर धीरे-धीरे करके पहले इब्तिदाई रवानी आएगी, फिर रवानी आएगी। ये सब कल आपको बताया दिया गया था। अब ये बताइए कि ज़बान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्ज झेल में से, यानी जो नीचे दिया गया है, उसमें से क्या शामिल नहीं है? जो आप दर्सगाह में जाएँगे सीखने के लिए, उसमें से क्या शामिल नहीं है? ये बहुत आसान है क्वेश्चन और ये 2019 के जनवरी वाले सेक्शन में आया हुआ था। मतलब जनवरी वाले ट्वीटेड के पहले या दूसरे में आया हुआ था। उस्ताद हैं, लैब है, स्कूल है, घरेलू है। तो आप बताइए, इसका आंसर बहुत आसान है।
कि आप आमोज़िश करने जा रहे हैं, यानी आपको उस्ताद की ज़रूरत बिल्कुल है। लैब से आप सीखेंगे, लैब में जाकर आप प्रैक्टिकल करेंगे। स्कूल है, बिल्कुल स्कूल के बिना कहाँ आमोज़िश हो सकती है। तो फिर क्या रहेगा, सीधे-सीधे घरेलू या माहौल, ये जो है ये आपको क्या करेगा, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ज़बान की आमोज़िश करने जा रहे हैं, तो आपको दर्सगाह की ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, लैब की ज़रूरत पड़ेगी, उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, किताब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन घरेलू माहौल की वहाँ पर कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14, ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद क्या है? ज़बान में मोतबर तालीम का मतलब मुकम्मल कह सकते हो, एकदम अच्छी तालीम का, पूरी मुकम्मल तालीम का मकसद क्या है? आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आपके त जैसे आप किसी को पढ़ाने का छोड़िए, आप खुद पढ़ रहे हैं, तो आप किस लिए पढ़ रहे हैं? अगर किसी ज़बान को हासिल कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हाँ, मैं ज़बान को कहीं पर रहूँगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं लिख लूँगा, मैं बोल लूँगा, मैं लोगों से उस ज़बान के लोगों से के बीच में रहकर अपनी बात कह सकता हूँ, अपने इज़हार व ख़यालात को ज़ाहिर कर सकता हूँ, अपने एहसासात व ख़यालात को ज़ाहिर कर सकता हूँ। ये सब चीज़ आप सोचेंगे। तो मतलब मुकम्मल आप तालीम इसी वजह से कर रहे हैं कि तालिब इल्म में खुद एतमादी है, यानी खुद पर विश्वास करना करें तालिब इल्म आपके, और तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह, हाँ, ये भी सही है। तालीमी गलतियों का सुधार, बिल्कुल सही है, बिना सुधार के कहाँ आमोदिश हो सकती है। ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि आप सभी बातों के लिए मोतबर तालीम के मकसद आपका क्या है? सभी है, तालिबे इल्म में खुद का एतमाद पैदा करना, खुद पर भरोसा करना और गलतियों की इस्लाह करना और तालीमी गलतियों का सुधार करना, सब के सब हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है? ज़बान की हुसूलियाबी एक्विज़िशन होती है। ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है? यानी एक्विज़िशन होती है, क्या होती है? देखते हैं। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से, यानी जो उसके दिमाग में सलाहियत भरी हुई है, यानी उसका दिमाग जो है, इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है, ये हुसूलियाबी होती है, ऐसे हुसूलियाबी होती है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है? इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है, या फिर ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना। ज़रूरत के मुताबिक, यानी ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना, ये ज़बान की हुसूलियाबी होती है। सीधा-सीधा काट दो, ये हो ही नहीं सकती। माहौल के हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए एक टेक्नीक जिसे में बच्चा सीखता है, टेक्नीक-वेक्नीक कुछ नहीं होती, ये हटा दो। ग्रामर का तज्ज़िया किसी ज़बान के जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता होता है, कुछ नहीं। आपका यही हो जाएगा कि इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ज़बान सीखना आपको, ये नहीं है कि आप खाली वर्ड का इस्तेमाल करना है, या फिर माहौल के हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, या फिर ग्रामर ग्रामर का एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र होता है कि ग्रामर के ज़रिए से आप ये सब करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को हमेशा जारी रहता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं उर्दू की, आप उर्दू ज़बान को सीख रहे हैं, अगर बाय चांस जाकर आप चाइना की वीडियो देखने लग जाएँ, तो कुछ ना कुछ 1 आध 2 वर्ड आप समझ जाएँगे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है? ये आपके बेशुमार सलाहियत है, आपके दिमाग की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होती हैं, ये किसका कौल है? ये आपको बताना पड़ेगा, ये हर हाल में आपको बताना पड़ेगा कि बहुत मेहनत किए थे इसके पीछे कल आपके लिए, कि बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? बताइए ज़रा तो। पाउलो का, जीन पियाजे का, चॉम्स्की का, वाइगॉस्की का? ये आप लोग बताएँगे। तो ये क्या है? पाउलो को नहीं है, आस-पास वो बोलते हैं कि आस-पास के पाउलो और स्किनर जो हैं, वो बोलते हैं कि आस-पास के माहौल से सीखते हैं। जीन पियाजे हवा से ख़म्सा, उसके बाद चॉम्स्की यही बोलते हैं, वाइगॉस्की जो बोलते हैं कि वो समाजी तामीलात से बोलते हैं, यानी समाज से अंतःक्रिया करके बोलते हैं वाइगॉत्स्की। तो चॉम्स्की ये बोलते हैं कि वो एलईडी लेकर पैदा होते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर पैदा होते हैं, जो माहौल में आते हैं, और वो उसके बाद क्या करते हैं, माहौल में आने के बाद उसी के तहत वो ज़बान सीखना शुरू कर देते हैं। और चॉम्स्की ने एक चीज़ और कहा है, इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी दी है, यूनिवर्सल ग्रामर। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी ज़बान है, सबका ग्रामर सेम है, थोड़ा-सा खाली ऊपरी सतह पे वो अलग-अलग है, बाकी सबकी बुनियाद एक ही है, ऐसा चॉम्स्की ने कहा है। और एक चीज़ और चॉम्स्की के बारे में बताए थे आपको कि चॉम्स्की ज़िंदा हैं या मर गए हैं,
तो वो अभी जिंदा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 17, 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जरिए ये ऐलान किया गया है कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी बतौर इस्तेमाल होती रहेगी। किस तरह से अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल होता रहेगा? मरकजी सरकारी जबान से, मरकजी मादरी जबान से, मरकजी माविन जबान से, इनमें से कोई नहीं। तो मरकजी सरकारी जबान तो है ही नहीं, अंग्रेजी को हटाओ, इसको पहले वाले को हटाओ। मरकजी मादरी जबान में कब से वो होने लगी? मरकजी माविन जबान यही हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरह से मतलब आपको ये हक दिया गया था कि आप लैंग्वेज 2 की तरह ज़बान उसको इंग्लिश ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए ये हक हमको दिया गया था। ठीक है? उसके बाद सवाल नंबर 18, कोठारी कमीशन 1964-66 के अहम मकसद क्या था? अंग्रेज़ी की तालीम को फ़रोग़ देना? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज़ी की तालीम को असरअंदाज करना? बिल्कुल नहीं। मकामी ज़बानों को फ़रोग़ देना? मकामी ज़बान को फ़रोग़ देना नहीं, यानी कि कसीर लिसानियत और कौमी आएँगी, यानी मल्टीलिंगुअल्स को बढ़ावा देना, फ़रोग़ देना, यही उनका काम था कोठारी आयोग का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन किए गए हैं पहले शुरुआत के 1 या 2 क्वेश्चन छोड़कर, बाकी सब के सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं आपका। अच्छा ये, हाँ, ये वाला देख रहे हैं। सवाल नंबर 19, यानी हक़ तालीम के मुताबिक, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक पर बच्चे को सीखने का हक है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 वाला है, उसके मुताबिक क्या है? राइट टू एजुकेशनल एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल को काबिल अमल में लाया गया था। तो ये क्या है कि हक तालीम के मुताबिक, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक बच्चे को सीखने का हक है। क्या, किस चीज़ का हक वो दे रहा है? सरकारी ज़बान सीखने का हक दे रहा है, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान सीखने का हक दे रहा है, मादरी हिंदुस्तान ज़बान सीखने हक दे रहा है, या फिर अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का हक दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप मादरी ज़बान में तालीम सीख रहे हैं, या फिर जदीद हिंदुस्तानी में, या फिर अंग्रेज़ी ज़बान में, या सरकारी ज़बान में, तो मादरी ज़बान में सीखने का हक ये दे रहा है। पिछली बार अभी 2 से 4 क्वेश्चन पहले ही ये वाला क्वेश्चन आया था, खाली लैंग्वेज बदली हुई थी, ज़बान बदली हुई थी, और सीटेट ज़बान के साथ ही खेलता है, ये बात याद रखिए। एक ही थ्योरी को बार-बार घुमा कर रखेगा, आप कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? यानी इक्तिसाब यानी तहसील, ये बड़ा काफ से लिखा हुआ है, छोटे काफ से रहेगा। इक्तिसाब यानी तहसील। तो उस्ताद मादरी ज़बान को सिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। घर? हाँ, ठीक है। स्कूल, मीडिया? हाँ, बिल्कुल ये नहीं रहेगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। घर सबसे पहले रहेगा। घर ही वाले इक्तिसाब करवाते हैं, यानी तहसील होती है घर से या आस-पास के इलाके से। एक चीज़ और, यहाँ पर मीडिया भी हो सकती है कोई, लेकिन मीडिया आयोग ने नहीं माना है, मीडिया भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर, अच्छा, आज के लिए इतना ही था, सवाल नंबर 20। अब जो है सवाल नंबर अगला देखते हैं कि सवाल, ज़बान की आमोज़िश आसान होगी अगर, ज़बान की आमोज़िश यानी ज़बान का सीखना हम किसी बच्चे को सिखाएँगे या हम खुद सीखने जाएँगे, वो हमारे लिए आसान होगी अगर इम्तिहान ना हो, हैं? ऐसा हो सकता है? दरसी किताब ना पढ़ाई जाए। अरे यार! किताब ही नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से होगा? तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले, तलबा को ज़बान के एतबार से, यानी जिस तरह की ज़बान है उसके अकॉर्डिंग माहौल मिले, और लिखने से पहले कवायद और मश्क के लिए ज़्यादा वक़्त दिया जाए। तो ये चीज़ आप कमेंट करके बताएँगे, नीचे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। उर्दू पेडागॉजी की मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और सीटेट की फ्री नोट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जॉइन करें। जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, थोड़ा-सा सपोर्ट आपका चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सीटेट की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं। और हो सकता है आपकी बदौलत, अगर आप चाहें, आपके रिव्यू की बदौलत हम हिंदी की भी शुरू कर दें। हिंदी सोच रहे हैं, अभी कन्फर्म बात नहीं है। जिस तरीके से आप चाहेंगे, आपका जिस तरीके से रवैया देखा जाएगा, आपका सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूज़ देखे जाएँगे, तो उस हिसाब से हिंदी की पेडागॉजी और हिंदी की कंप्लीट तैयारी के लिए भी काम किया जा रहा है। जिस तरह से आप चाहेंगे, जिस तरह से आप दिखेंगे यूट्यूब पर, और चैनल ग्रो होता हुआ दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।